किसी समय वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। राणा सांगा ने अशोक परमार को खानवा के युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था, यह ऊपरमाल की जागीर दी थी। इसका जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो बिजोलिया हुआ करता था। ये तो हम इसकी पृष्ठभूमि में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि बिजोलिया का पुराना नाम विजयावल्ली था, ऊपरमाल को उत्तमाद्री कहा जाता था। ये तमाम बातें तो हम पढ़ चुके थे। परमारों का ठिकाना था, ये प्रथम श्रेणी ठिकाना था। हम पढ़ रहे थे केशोदास के टाइम में मराठों ने यहाँ आक्रमण किया था। उस समय धाकड़ किसान जो यहाँ के थे उन्होंने केशोदास का समर्थन किया, इसलिए केशोदास से लेकर और गोविंददास तक स्थितियां बहुत अच्छी रही। 1894 में गोविंददास की मृत्यु के बाद जो कृष्ण सिंह नया सामंत बना, यहाँ से किसानों के और सामंत के बीच में रिश्ते गड़बड़ाने लगे। 84 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, भू राजस्व बहुत अधिक लिया जा रहा था, लाटा कुंता किया जा रहा था। इन सब वजह से किसान परेशान थे और बेगार ली जा रही थी किसानों से। और किसानों ने 1897 में गिरधरपुरा नाम के जगह से आंदोलन शुरू कर दिया। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए थे। उन्होंने हामिद नाम का एक अधिकारी भेजा। उसने हालांकि किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन इस पहले चरण में किसानों को कोई अधिक सफलता नहीं मिली थी। शुरुआत में ये एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव इसके लोकल स्तर के नेता हुआ करते थे। पर भले ही किसानों को ज्यादा सफलताएं नहीं मिली हो, लेकिन किसानों को दो फायदे हुए। एक तो कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए, एक उनमें सामंत विरोधी भावनाएं उभर के आई। क्योंकि इसमें एक और हुआ, 1899 के आसपास में जब छप्पनिया अकाल पड़ा था, तब सामंत के किसानों के साथ रिश्ते एक बार वापस मधुर हो गए थे, जब सामंत ने किसानों की सहायता की थी। पर बाद में 1903 में कृष्ण सिंह चौरी कर लगा देता है, किसानों की लड़कियों की शादी के समय कर देना पड़ेगा। और जो 1906 में पृथ्वी सिंह नया सामंत बना था, और तलवार बंधाई भी किसानों पर डाल देता है, जो कि सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला एक कर था। और चौरी कर से ही ये किसान आंदोलन दोबारा उद्वेलित होता है, वहां से एक बार दोबारा से गति पकड़ता है। दूसरे चरण के अंदर इसमें अनुभवी नेता मिले। 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के कहने पर, जो कि उस समय विजय सिंह पथिक ओछड़ी नाम के गांव में विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे, वहां से यहाँ आए, बिजोलिया आए। उन्होंने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया, मन्ना पटेल उसके अध्यक्ष बने। ऊपरमाल सेवा समिति युवाओं के लिए बनाई गई। ऊपरमाल का डंका नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। मेवाड़ सरकार ने एक बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन बनाया, जिसमें अमर सिंह और अफजल अली भी सदस्य थे। हालांकि कोई अधिक सफलता नहीं मिली किसानों को। तो राजपूताना मध्य भारत सभा, जो कि एक संगठन हुआ करता था, उसने कहा कि हम भवानी दयाल के नेतृत्व में एक नई जांच एजेंसी बनाएंगे। मेवाड़ सरकार नहीं चाहती थी कि बाहर की जांच एजेंसी आए, इसलिए उसने दोबारा राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय के नेतृत्व में एक और समिति बनाई। फिर फाइनली अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, और अंग्रेजों ने, जो उस टाइम रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, विल्किंस मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, अगलवी जो कि आपके रॉबर्ट हॉलैंड का पीए हुआ करता था, प्रभाष चंद्र चटर्जी जो कि मेवाड़ के दीवान हुआ करते थे, और बिहारी लाल जो कि मेवाड़ के शायर हाकम हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक और समिति बनाई गई। किसानों की तरफ से बातचीत करने के लिए भी माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, मोतीलाल जी, नारायण जी पटेल जैसे कई लोग गए। मोतीलाल जी सरपंच हुआ करते थे। नारायण जी पटेल के नेतृत्व में पहले एक आंदोलन और चल चुका था। ये लोग गए और इन लोगों ने जाके बातचीत की तो 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए थे, लेकिन बिजोलिया के सामंत ने इसको स्वीकार नहीं किया। तब तक बेगू किसान आंदोलन, जो हम आज पढ़ेंगे, उसके तहत विजय सिंह पथिक गिरफ्तार किए जा चुके थे। विजय सिंह पथिक जब 1927 में बाहर आए, फुरसारिया नाम के गांव में विजय सिंह पथिक से किसान मिले, और विजय सिंह पथिक ने कहा कि जो असंचित भूमि है वो सामंत को वापस दे दी जाए। कहा जाता है कि वो भूमि सामंत ने लेकर जब्त कर ली थी। अतः विजय सिंह पथिक, उसके बाद किसानों के साथ मतभेद हो गए, विजय सिंह पथिक अलग हो गए। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा, बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को अपॉइंट कर दिया। कालांतर में प्रजामंडल बन गया, लेकिन सरकार ने कहा कि यदि प्रजामंडल से किसान संबंध नहीं रखेंगे तो समझौता किया जा सकता है। 1941 में वी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता, जो कि प्रधानमंत्री और राजस्व मंत्री थे, उन लोगों ने किसानों के साथ समझौता करके उनकी जब्त जमीनें वापस दिलवाई थी। इस आंदोलन के दौरान कई संगठनों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, जैसे राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा, जो कि राजस्थान के संगठन थे, उनका, और कांग्रेस का। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बाकायदा तिलक ने इसके पक्ष में प्रस्ताव रखा था, केलकर ने उसका समर्थन किया था। हालांकि गांधी जी और मदन मोहन मालवीय उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। 1920 के नागपुर अधिवेशन में वापस कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी जैसे लोग गांधी जी से जाकर मिले थे। विजय सिंह पथिक के कहने पर वहां किसानों के शोषण की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो उसके बाद गांधी जी ने भी इसको अपना एक नैतिक समर्थन, मोरल सपोर्ट इसको कर दिया था। तिलक और गांधी जी ने बाकायदा मेवाड़ महाराणा को लेटर लिखे थे। मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ महाराणा से मुलाकात की थी। जमनालाल बजाज यहाँ पे सर सुखदेव प्रसाद, जो एक मंत्री हुआ करते थे, उनसे मिलके गए थे। समाचार पत्रों ने कईयों ने बहुत अच्छा साथ दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर का प्रताप समाचार पत्र इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। विजय सिंह पथिक के खुद के दोस्त, हाँ जी, तो अपने किसान आंदोलन करवा रहे हैं पिछले 2 दिन से।
बिजोलिया का करवा दिया, बेगू का करवा दिया, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन करवाया, बूंदी में किसान आंदोलन करवाया। मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करवा दूं आपको, और आप नोटिस भी करना। हमने 2 दिन की क्लासें, लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास की क्लासें, और मुझे नहीं लगता मैं अगले 7 मिनट लूंगा। मैं 7 मिनट से पहले पहले रिवीजन करवा दूंगा। बिजोलिया अब भीलवाड़ा में, तब मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी, जिसका मुख्य केंद्र बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। केशव दास के टाइम में मराठों का अटैक हुआ था, धाकड़ किसानों ने सहयोग किया था, रिश्ते अच्छे बने, जो 1894 में गोविंद दास की मृत्यु तक जारी रहे। 1894 के बाद कृष्ण सिंह सामंत बना, उसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। 1897 में गिरधरपुरा नाम के गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ। धाकड़ किसानों ने आंदोलन शुरू किया। कारण क्या थे? तो कारण थे कि लगान के अंदर कमी लाई जानी चाहिए, 84 प्रकार की जो लाग बाग ली जाती उसमें कमी लाई जाए, लाटा कुंठा बंद किया जाए, और जो बेगार ली जाती है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल साधु सीताराम दास के कहने पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास के लिए गए। हामिद नाम का जांच अधिकारी आया, लेकिन पहले शुरुआत में उसने हालांकि पक्ष में भी दी, लेकिन शुरुआत में कोई ज्यादा किसानों को रियायत नहीं मिली। उल्टा छपनिया काल के समय सामंत ने किसानों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया तो आंदोलन दब गया। 1903 में जब कृष्ण सिंह चौरी कर लगा देता है, तब आंदोलन एक बार दोबारा खड़ा हो जाता है। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया था। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इसके स्थानीय नेता थे। पहले चरण में भले किसानों को सफलता नहीं मिली हो, लेकिन किसानों में सामंत विरोधी भावनाएं आई और अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई। सामंत ने पहले तो नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को निष्कासित किया था, हालांकि उनको तो बाद बुला लिया था। इस बार फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया और साधु सीताराम दास को कहा कि लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ो। दूसरे चरण में आपके विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा जुड़ते हैं इससे। विजय सिंह पथिक ओछड़ी नाम के गांव में विद्या प्रचारिणी सभा चलाते थे। साधु सीताराम दास उनको लेके आए थे 1916 में। 1917 में उन्होंने एक उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। बेरीसाल नाम के गांव में हरियाली अमावस्या को बना। उपरमाल सेवा समिति युवाओं की उपरमाल का डंका एक पर्चा प्रकाशित किया। मेवाड़ सरकार द्वारा 2 कमीशन बनाए गए थे। एक कमीशन बनाया गया बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। एक कमीशन बनाया गया था राज सिंह बेदला, अतक सिंह मेहता और रमाकांत मालवी। दूसरे वाला इसलिए बना था क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा कह रही थी कि हम भवानी जाल की अध्यक्षता में जांच करवाएंगे। मेवाड़ सरकार नहीं चाहती थी बाहर की जांच एजेंसी है। फिर अंग्रेज 1922 में बीच में आ गए। रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस, अगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारीलाल इधर से। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। 84 में से 35 कर माफ कर दिए, पर बिजोलिया के सामंत ने इनको लागू नहीं किया। तीसरा चरण शुरू हुआ। ट्रेंच ने भूमि का बंदोबस्त किया, उल्टा पुल्टा कर दिया, सिंचित में कम लगा दिया, असंचित में ज्यादा लगा दिए। 1927 में विजय सिंह पथिक से किसानों ने बात की। उन्होंने कहा असंचित भूमि सामंत को वापस दे दो। उसने बेटे ने सारी जब्त कर ली। उसके बाद विजय सिंह पथिक इससे अलग हो गए। गांधी जी ने बजाज को भेजा, बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को छोड़ गए। फिर प्रजामंडल बना और सरकार ने कहा कि प्रजामंडल के साथ में कोई रिश्ते नहीं रखोगे तो बातें मान लेंगे। 1941 में वीर राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने जाके समझौता करवा दिया किसानों के साथ। 44 साल चला था। प्रथम संगठित था, अहिंसक था, राजनीतिक जागृति लेके आया था। बाहर से चंदा नहीं लिया तो स्वावलंबन है। नेशनल मूवमेंट के साथ में हमें जोड़ा था। कैसे जोड़ा? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा इसके पक्ष में, पथिक के कहने पर। केलकर ने समर्थन किया, गांधी जी, मालवीय ने इसका विरोध किया था। 20 वाले में नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी के सामने 3 किसान, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी ने किसानों के शोषण की प्रदर्शनी लगाई, तो गांधी जी ने इसको अपना नैतिक समर्थन दिया था। तिलक ने अपने मराठा अखबार में इसके बारे में लिखा था। तिलक ने फतेह सिंह जी को लेटर भी लिखा था। गांधी जी ने भी फतेह सिंह जी को लेटर लिखा था। मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने इस पर नाटक लिखा था, रंगभूमि नाम करके। माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गया। एक प्रेमचंद भील और भंवरलाल जी थे, उन्होंने बाकी गजलें गा गा के किसानों को मोटिवेट करके रखा था। तो ये अपना, और उमा जी का खेड़ा एक गांव था जहां से विजय सिंह पथिक ने भूमिगत रूप से आंदोलन चलाया था। फिर हम पढ़ रहे थे बेगू। अब चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के मैनाल के भेरुगुंड नाम की जगह से वही आपके धाकड़ों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। विजय सिंह पथिक के पास गए कि हमारे नेता बनो। उन्होंने रामनारायण चौधरी को भेज दिया था। रामनारायण चौधरी ने दामोदर लाल नाम के मंत्री से बातचीत की, लेकिन बातचीत नहीं मानी गई, तो इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया अपना। आंदोलन खड़ा करके इन्होंने कहा कि हम तो सरकारी न्यायालयों का तो बहिष्कार करेंगे, हम तो हमारी किसान पंचायतें ही बनाएंगे। ये सब बातें आई तो अंग्रेजी सरकार को पता चला। अंग्रेजी सरकार ने 2 काम किए। एक तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से शासन के अधिकार लेके महाराज कुमार भोपाल सिंह को दे दिए, और इतने में पता चला कि साहब बेगू के सामंत अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से अजमेर में किसानों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए अनूप सिंह को पकड़ के नजरबंद कर दिया और अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक बना दिया। ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच को जांच अधिकारी बना के भेजा गया था। ट्रेंच आपके 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर फायरिंग कर देता है। उस फायरिंग के अंदर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान है, वो आपके शहीद हो जाते हैं। और
उसके बाद में विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए थे, विजय सिंह पथिक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था खालसा क्षेत्र वाला आंदोलन, वो जाट किसानों ने किया था। पहले उदयपुर में सम्मेलन हुआ, उदयपुर में सम्मेलन होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी तो सरकार ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा जातीय पंचायतों के माध्यम से चलाएंगे। पड़ोली में एक सम्मेलन बुलाया, जातीय पंचायतें तो गई, राजस्थान सेवा संघ आई, जो आपका कन्हैयालाल कलंतरी जो कि राजपूताना मध्य भारत सभा का सदस्य था वो भी आया। इस बार कहा कि बिजोलिया की तरह चलाएंगे, मातृकुंडिया में अगला सम्मेलन करेंगे। मातृकुंडिया में सम्मेलन किया, कहा कि लगान कम करो और अफीम की जो खेती की बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो। सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि जागीर के साथ साथ खालसा वाले भी आंदोलन कर दें। ये बूंदी किसान आंदोलन का एक और नाम बरड़ किसान आंदोलन है। साधु सीताराम दास वहां पर डाबी किसान पंचायत बनाते हैं, हरला भड़क उसके अध्यक्ष थे। 1922 में बाद में ननूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार इसके अन्य नेता हुआ करते थे और 2 अप्रैल 1923 को यहाँ डाबी के अंदर भी हत्याकांड हो गया। इकराम हुसैन फायरिंग कर देता है। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील की याद में वर्मा जी ने अर्जी नाम का एक गीत लिखा था और रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त इस हत्याकांड की जांच करने के लिए आए थे और वो जब आए और उन्होंने अखबारों में इसके बारे में लिखा तो बाद में सरकार की निंदा हुई। सरकार ने कमीशन बनाया, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप, भैरोलाल की अध्यक्षता में। कमीशन ने भी लिपापोती सी कर दी थी, ज्यादातर को इनकी मांगे वगैरह मानी नहीं गई। 5 अक्टूबर 1936 से आंदोलन दोबारा शुरू हुआ जब नुक्ता प्रथा को बंद कर दिया गया था, युद्ध कर लगाए गए थे। तो दोबारा हिंडोली के हुडेश्वर महादेव मंदिर में 500 गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठे हुए थे और बाद में सरकार ने इनकी बातें मान ली थी। कुछ बातें मान ली, धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। इस दूसरे चरण में सामाजिक सुधार भी किए गए थे। महिलाओं की एक बड़ी संख्या इस आंदोलन के अंदर शामिल हुई थी, पर यह आंदोलन केवल गुर्जरों तक सीमित था, कुशल नेतृत्व नहीं था, राजस्थान सेवा संघ का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, इस वजह से इतना सफल नहीं हो पाया। जहां मेवाड़ के किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों के थे, वहीं ये किसान आंदोलन खालसा क्षेत्र का था। जागीरी क्षेत्रों में उत्पीड़न अधिक था तो वो थोड़े ज्यादा उत्पीड़ित थे, इधर वाले किसान कम उत्पीड़ित थे, बूंदी वाले। उधर वाले में कुशल नेतृत्व मिला, मेवाड़ वाले में इनको ज्यादा कुशल नेतृत्व नहीं मिला। मेवाड़ वाले में राजस्थान सेवा संघ आ गई थी, यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ नहीं आ पाई थी। मेवाड़ वाले में महिलाओं की थोड़ी सीमित भागीदारी थी, यहाँ वाले में थोड़ी महिलाओं की भागीदारी अधिक हो गई थी। ये इनके बीच में थोड़े अंतर थे। ये देख लो 5-7 मिनट में खत्म हो गया। अब अपने आगे बढ़ लेते हैं। आज अपने एक किसान आंदोलन देखते हैं। अलवर के रिवीजन में कितना टाइम लगता है, हम ठेठ शुरू से वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने शुरू किए थे उनको, एग्जैक्टली बिजोलिया से। लो शुरू करते हैं। बिजोलिया, अब भीलवाड़ा, तब मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर जिसका हेडक्वार्टर बिजोलिया, अशोक परमार खानवा के युद्ध में भाग लेता है। 84 प्रकार के टैक्स, लागबाग अधिक, लाटा कुंता की व्यवस्था बेगार। कृष्ण सिंह के टाइम में 1897 में गिरधरपुरा नाम के गांव से धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। इस कृष्ण सिंह ने आंदोलन शुरू हुआ तो साधु सीताराम दास के कहने पर कृष्ण सिंह के खिलाफ नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए। वहां से हामिद आया। हालांकि जांच आयोग का कोई ज्यादा फायदा किसानों को नहीं हुआ। छपनिया काल के समय सामंत किसानों के थोड़ा सदासेता बरतता है, इसलिए थोड़ा आंदोलन मंद पड़ा। 1903 में सामंत ने चौरी कर लगा दिया, इसलिए आंदोलन वापस खड़ा हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद 1906 में जब पृथ्वी सिंह बनता है तो वो तलवार बंदाई लगा देता है, जो सामंत राजा को देते थे, पर उसने जनता पर उनको डाल दिया था। पहला चरण स्पॉन्टेनियस था। लोकल लीडर थे प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया गया। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से मुक्त कर दिया गया। सामंत विरोधी भावनाएं आई, अधिकारों के विरुद्ध जागे। सेकंड चरण, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा जुड़े। विजय सिंह पथिक ओछड़ी विद्या प्रचारिणी सभा, साधु सीताराम दास के कहने पर यहाँ आए। वर्मा जी ठिकाने की नौकरी करते थे, इनके साथ जुड़ गए। 1917 उपरमाल पंच बोर्ड, मन्ना पटेल, बेरीस साल, हरियाली अमावस्या, उपरमाल सेवा समिति, युवा, उपरमाल का डंका। 2 कमीशन, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली, अमर सिंह। राजपूताना मध्य भारत सभा ने कहा कि भवानी दाल से जांच करवाएंगे, तो दोबारा एक कमीशन बनाया गया। राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। अंग्रेज बीच में 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड, आगलवी, विल्किंस, बिहारी लाल, प्रभाष चंद्र चटर्जी। किसानों की तरफ से मोतीराम, नारायण जी पटेल, आपके रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। 35 कर माफ सामंत ने उनको लागू नहीं किया। विजय सिंह पथिक उमा जी के खेड़े में वहां भूमिगत रह के आंदोलन चला रहे थे। बेगू किसान आंदोलन में गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए। 27 में बाहर आए। किसानों को उन्होंने कहा कि एसंचित भूमि सामंत को वापस दे दो, उसने वो जब्त कर ली। गांधी जी ने बजाज को भेजा, बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को छोड़ गए। प्रजामंडल बना, सरकार ने कहा प्रजामंडल का साथ नहीं दोगे समझौता कर लेंगे। 1941 वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता आपके प्राइम मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर जाके समझौता कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट
आपके लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट 44 इयर्स का, पॉलिटिकल एवेकनिंग आई, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी किसानों में, बाहर का कोई टैक्स नहीं लिया था, किसानों के साथ साथ विमेन्स और चिल्ड्रन ने भी इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था, नेशनल मूवमेंट के साथ में हमें कनेक्ट करने के अंदर ये लोग सफल रहे थे। और कैसे हुआ, तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन 1919 अमृतसर, तिलक केलकर समर्थन, गांधी जी मालवीय का विरोध। 1920 नागपुर अधिवेशन, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी एग्जीबिशन लगाई, गांधी जी ने अपना मॉरल सपोर्ट दिया। तिलक का मराठा न्यूज़पेपर, तिलक ने फतेह सिंह को लेटर लिखा, गांधी जी ने फतेह सिंह को लेटर लिखा। प्रताप न्यूज़पेपर कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी। अभ्युदय प्रयाग, भारत मित्र कलकत्ता, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, माणिकलाल वर्मा का पंचीड़ा, प्रेमचंद और ये प्रेमचंद अलग आदमी है, प्रेमचंद भील है वो है ये, और भंवरलाल जी गीत सुनाया करते थे। बेगू किसान आंदोलन, अब चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। धाकड़ किसानों के द्वारा मैनाल के बेहरूकुंड से 1921 में विजय सिंह पथिक के पास गए, उन्होंने रामनारायण चौधरी को भेजा, चौधरी जी ने दामोदर लाल से बातचीत की, दामोदर लाल की बातचीत का कोई हल नहीं निकला, उल्टे अंग्रेजों ने फतेह सिंह जी को हटा के जो महाराज कुमार भोपाल सिंह थे उनको सारे अधिकार सौंप दिए। रामनारायण चौधरी ने किसान पंचायतों का गठन करना शुरू कर दिया। अनूप सिंह पथिक जी की मध्यस्थता से अजमेर में किसानों के साथ समझौता करता है। एक बार फिर अंग्रेज अनूप सिंह को बुला के उदयपुर में नजरबंद कर देते हैं, अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक घोषित कर देते हैं और कहा कि भाई ट्रेंच को भेज दिया कि तू जाके समझौता कर, क्योंकि ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता ही बताया था, उसको जांच अधिकारी बना के भेजा गया। ट्रेंच गोविंदपुरा में फायरिंग कर देता है 13 जुलाई 1923 को। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ उसके अंदर शहीद हो जाते हैं। विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। आपके खालसा क्षेत्र के अंदर जाट किसानों द्वारा किया गया, पहले उदयपुर के अंदर इकट्ठे हुए, अपनी मांगे रखी उन्होंने, जब राणा जी ने मांगे नहीं मानी तो दोबारा वो पड़ोली के अंदर इकट्ठे हुए। इसमें केवल जातीय पंचायतों के किसान नहीं बल्कि राजस्थान सेवा संघ इकट्ठा हुआ, और साथ में आपके जो ये थे राजपूताना मध्य भारत सभा का कन्हैयालाल कलंतरी भी गया, कहा बिजोलिया की तरह आंदोलन चलाएंगे, मातृकुंडिया में सम्मेलन करेंगे। मातृकुंडिया में सम्मेलन किया और कहा लगान में कमी लाओ, अफीम से खेती के बंद करने से जो भी नुकसान उसको मुआवजा दिया जाए। सरकार ने धीरे धीरे इस आंदोलन को थोड़ी बहुत मांगे मान के बंद कर दिया। बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, साधु सीताराम दास, डाबी किसान पंचायत, ननूराम शर्मा जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। डाबी, बरड़, बरुंगन और गरदड़ा के अंदर वैसी किसान पंचायतें और बनाई गई थी, और डाबी के अंदर इकराम हुसैन फायरिंग कर देता है 2 अप्रैल 1923 को। यहाँ पर 2 किसान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे, उनकी याद में वर्मा जी ने अर्जी नाम का एक गीत लिखा था। ननूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह इसके मुख्य नेता थे। बेसिकली गुर्जरों का आंदोलन था, महिलाओं ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 27 में राजस्थान सेवा संघ के टूट जाने की वजह से आंदोलन खत्म हो गया था। 5 अक्टूबर 1936 को इंडोली के हुडेश्वर महादेव मंदिर में गुर्जर और मीणा नब्बा गांव के 500 लोग इकट्ठे हुए। एक बार फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार इनकी कई मांगे मान ली गई थी, और इस दूसरे चरण के अंदर इन लोगों द्वारा सामाजिक सुधार भी किए गए थे। कल हम पढ़ रहे थे अलवर में हमने पढ़ा कि खालसा क्षेत्र के अंदर आंदोलन हुआ था। बानसूर और थानागाजी के राजपूत किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। जो राजा जय सिंह था उसके खिलाफ आंदोलन किया गया, और मुख्य समस्या सुअरों वाली समस्या आ रही थी उनके सामने कि जो सुअर थे वो उनकी खेती बर्बाद कर दिया करते थे। और माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह नेता थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पास गए, पुकार नाम का एक पर्चा उन्होंने वहां पे प्रदर्शित किया था, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। इन लोगों ने आंदोलन चलाया, नीमूचना में इकट्ठे हुए। बानसूर का एक गांव था, जनरल रामभद्र ओझा बात करने के लिए गए, बात बनी नहीं। 14 मई 1925 को कमांडर साधु सिंह जो था यहाँ पे फायरिंग कर देता है, 156 किसान शहीद हुए। गांधी जी अपने यंग इंडिया के अंदर लिखते हैं कि साहब ये तो दोहरी डायर सही है। रियासत नाम का अखबार लिखता है कि जलियांवाला के कांड के समान है, और इसको सबसे पहले निमुचना हत्याकांड कहना आपके रामनारायण चौधरी ने शुरू किया था। तरुण राजस्थान निकालते थे उस टाइम। 31 में 1925 में इसको विद फोटो उन्होंने पब्लिश किया था। और रामनारायण चौधरी बूंदी वाले में भी थे। रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त जो थे वो बूंदी वाले में उधर अपने बातचीत करने के लिए गए थे। हमने एक आयोग भी पढ़ा था, पृथ्वी सिंह राम प्रताप और कौन थे, भैरव सिंह भैरवलाल, उनकी अध्यक्षता में एक उधर भी बना था। इधर भी रामनारायण चौधरी ने अपनी भूमिका निभाई। राजा ने इधर भी एक आयोग बना दिया बाद में, साधु सिंह, सुल्तान सिंह के नेतृत्व के अंदर। और पर यहाँ पर भी कोई ज्यादा कार्रवाई वगैरह हुई नहीं। तो बाद में राजा खुद ही किसानों के पास गया, उसने समझौता कर लिया, पुराना बंदोबस्त लागू कर दिया था, क्योंकि 1924 में एनालिटिक को नया बंदोबस्त लाया था। इसमें राजपूत और ब्राह्मण किसानों के विशेष अधिकार बंद किए गए थे और 40% रेवेन्यू बढ़ाया गया था। इसी बात को लेकर आंदोलन हुआ था। 128 रुपए का मुआवजा दे दिया गया था। मेव किसान आंदोलन, मेव बेसिकली अलवर, भरतपुर, गुड़गांव वाले क्षेत्र के अंदर रहा करते थे। यहाँ मेव ने आंदोलन कर दिया, और मुख्य नेता थे यासीन खान, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद अली इनके नेता हुआ करते थे। और 2 संगठन जो थे, एक तो तबलीग वाला और एक अंजुमन उल इस्लाम खादिमुल इस्लाम जो संगठन था, ये दोनों मिल गए। तो इन्होंने कुछ सांप्रदायिक मांगे रखी, जिसके बाद में आंदोलन सांप्रदायिक और हिंसक होता चला गया, कम्युनल और वायलेंट होता चला गया था।
और उसके बाद किशनगढ़ के नाजिम पर इन्होंने हमला कर दिया था। सरकार को मौका मिला, सरकार ने जय सिंह को तिजारा के दंगों के बाद हटा दिया, वो तो उसके बाद पेरिस चला गया था। सरकार ने यहाँ पर उनको कुछ रियायतें दे दी और मेवात के अंदर एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने लग गए थे। ये कुछ आंदोलन हमने कल पढ़े थे, ये बातें हमने की थी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट आंदोलन अपने पढ़ते हैं। जयपुर रियासत का किसान आंदोलन हुआ था, उसके बारे में हम देखते हैं। हमने बेसिकली मेवाड़ के किसान आंदोलन देखे थे, बूंदी की किसान आंदोलन हाँ जी, तो हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। हमने मेवाड़ के किसान आंदोलन पढ़े थे, हमने उसके बाद बूंदी में किसान आंदोलन पढ़ा था, अलवर में किसान आंदोलन पढ़े थे और शेखावाटी में किसान आंदोलन पढ़े थे। पिछले वाले तो रिवीजन करवाते हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, मैं कल वाला रिवीजन आपको फटाफट करवा देता हूँ। शेखावाटी वाले किसान आंदोलन, मैंने बताया था कि जयपुर रियासत का पश्चिमी भूभाग जो कि कछवाहा वंश की एक उपशाखा शेखावत द्वारा शासित होने की वजह से शेखावाटी कहलाता था, जिसमें सिक्कर सेमी इंडिपेंडेंट ठिकाना हुआ करता था और पंचपाने हुआ करते थे। उन्हें पंचपानों के नाम देखे तो उसमें बिसाऊ, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर। ज्यादातर जाट किसान थे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जाट किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। 1922 में राव राजा कल्याण सिंह जब सिक्कर में सामंत बने, उसके बाद में स्थिति उत्पन्न हुई थी। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी नेता के रूप में यहाँ आए और उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया। रामनारायण चौधरी उस समय राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। सरकार ने जब आंदोलन इन्होंने चलाया तो सरकार ने कहा कि भाई रामनारायण जी का भी आना बैन है और तरुण राजस्थान का आना भी बैन है। रामनारायण जी के प्रयासों से लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में खबरें छपी। पैट्रिक लॉरेंस वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सब मांगे उठाता है। 1931 के आसपास भरतपुर के एक नेता ठाकुर देसराज इसके साथ जुड़े, उन्होंने एक संगठन बनाया 1931 में, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में हुआ, उससे किसानों में और जागृति हुई। और 1933 में सिक्कर के पलथाना नाम के गांव के अंदर जो राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा थी, उनका भी सम्मिट किया गया, उनका अधिवेशन यहाँ पर किया गया। कहा गया कि अब अपने को जागृति फैलाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। और 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के अवसर पर सिक्कर में एक जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक ठाकुर देसराज थे, पुरोहित जी खेमराज शर्मा थे और जो यज्ञमान थे वो उसके कुंवर हुक्म सिंह जी थे। उसके बाद 1935 के अंदर सामंत से लगभग बातों पर समझौता हो जाता है। हालांकि 1938 में प्रजामंडल के गठन के बाद में आंदोलन फिर जोर पकड़ता है। फाइनली 1947 में जब मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री बने टीकाराम पालीवाल, उसके बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी इससे संबंधित। एक मैंने संगठन बताया था और अमर सेवा समिति जो कि चिड़ावा में बनी थी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने बनाई थी, उसने अकाल राहत कार्य चलाए थे, सामंती शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भाग लिया था। फिर 3 बड़ी सी घटनाएं बताई थी मैंने आपको। एक कटराथल सम्मेलन बताया था 25 अप्रैल 1934 का। 10,000 से अधिक महिलाएं इसलिए इकट्ठी होती है कि सीहोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसकी अध्यक्षा किशोरी देवी थी और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थे। फिर एक कुदन हत्याकांड इस घटना के 1 साल बाद पड़ा था। तब धापी देवी नाम की एक महिला के मना करने पर किसानों ने बढ़े हुए दर से भू राजस्व देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब की फायरिंग में चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम नामक किसान वहां पर शहीद हो गए थे और इसकी चर्चा भी हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। फिर एक जयसिंहपुरा हत्याकांड पड़ा था 21 जून 1934 का, जब डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वर सिंह ने वहां पर फायरिंग कर दी थी और किसान शहीद हुए। और ये पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिलनी संभव हो पाई थी। ये बड़ी सी चर्चाएं हमने कल की थी। कहने को तो मारवाड़ में भी किसान आंदोलन हुआ था और बीकानेर में भी किसान आंदोलन हुआ था, पर वो जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं प्रजामंडलों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जहां मैं प्रजामंडल पढ़ाता हूं तो जहां मारवाड़ पढ़ाऊंगा वहां मारवाड़ किसान आंदोलन की बड़ी बातें बता दूं, जहां मैं बीकानेर पढ़ाऊंगा वहां बीकानेर किसान आंदोलन की बातें बता दूं। क्योंकि यहाँ जब मैं वो पढ़ाता हूं तो बीच में प्रजामंडल आता है। चूंकि मैं आपको प्रजामंडल अभी तक मैंने नहीं पढ़ाए हैं तो आपके दिमाग में आता है कि ये क्या बला है, ये क्या हो गया। तो वो 2 जो होंगे वो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। इक्का दुक्का बात कोई भरतपुर की भी होगी तो वो भी मैं वहीं पर आपको समझा दूंगा। आज हम जो ये किसान आंदोलन हो गए थे, आज हम बात करेंगे कि इन किसान आंदोलनों के कारण क्या थे, इन किसान आंदोलनों की विशेषताएं क्या क्या थी, इन किसान आंदोलनों के परिणाम या प्रभाव क्या क्या निकले थे। वो जो अपने शब्दों में जिसको हम बोलते हैं कि जो मेंस के टॉपिक है वो करेंगे। और जहां तक मुझे याद आता है पिछले साल के मेंस में क्वेश्चन था कि राजस्थान में किसान आंदोलनों के कारण क्या रहे थे, तो आज हम उनकी बात करेंगे। मैं आज वापस वो मैं पीपीटी नहीं बना के लाया। मुझे लगता है कि यार ये मेंस वाली चीजें होती है, समझने की चीजें होती है, उनकी पॉइंट्स को पकड़ने की बातें होती है, हमें लिखना होता है। मैं बोर्ड पे जितना लिखूंगा शायद आपके उतना ज्यादा अच्छे से समझ के अंदर आ पाएगा।
फैक्चुअली में तो क्या बहुत सारी चीजें होती है, तो ठीक है थोड़ी उतार ली, थोड़ी आप समझा दो उनको उस हिसाब से, तो आपकी याद हो जाती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करना, और यदि आपको लगे कि नहीं इस तरीके से नहीं आता, उस पीपीटी वाले तरीके से आपको समझ में आता है, तो भी आप बता सकते हैं। तो अगली बार मैं किसी के कारण परिणाम पढ़ाऊं तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाता हूं, वो जैसा आप कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। हम वो मेंस वाला टॉपिक लेते हैं। पीजेंट मूवमेंट की बात कर रहे थे हम, किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। एक तो देखो मेंस में ये चीजें भी पूछी जा सकती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है उनका, पूरा बड़ा सा वो पूछ सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, बेगू किसान आंदोलन, इनमें से कोई उठा के वो सीधा सीधा किसान आंदोलन भी आपसे पूछ सकते हैं। या घटनाएं कि गोविंदपुरा हत्याकांड क्या था, डाबी हत्याकांड क्या था, निमुचना हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं, या कुदन हत्याकांड क्या है, कटराथल सम्मेलन के बारे में, उपरमाल पंच बोर्ड के बारे में बताइए, डाबी किसान पंचायत के बारे में बताइए। ऐसे सवाल भी 15 शब्दों में और 50 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि अब तक जो पढ़ाया था वो तो प्री का है, अब सर मेंस का पढ़ाएंगे। इस तैयारी में ऐसा सीधा सीधा सा विभाजन, डिवीजन नहीं किया जा सकता। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम चीजें आती है, जिसमें प्री की भी चीजें आती है और जिसमें मेंस की भी बातें आती है। हालांकि जब हम एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट का, हम कहते हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच होता है ये प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाती है हमारे द्वारा, पर मुझे लगता है कि यदि कोई इनको ढंग से देखता है, ढंग से समझता है, ढंग से क्लास लेता है, तो ये अपने आप में इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। किसी भी टीचर द्वारा बीच बीच में जो इधर उधर की खूब सारी बातें बोली जाती है, हालांकि कई स्टूडेंट को लग सकता है उसके अंदर कि यार बीच में अपना रेडियो स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ाई की तो बात कराते नहीं, सीधी सीधी तो बात बताते नहीं, इधर उधर की दूसरी बात बताने लग जाते हैं। वो उसकी मर्जी है, पर वाकई यदि आप उस पर गंभीरता से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो चीजें बेहद काम की है। और मैं आपको और बताऊं कि आपको लगेगा भी नहीं, स्ने स्ने धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके दिमाग में खुद ही अपने आप कुछ चीजें ऐसी आ जाएगी कि आपके वो जो ग्रूमिंग कहें, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहें, वो सब चीजें उनके माध्यम से होती है। तो ये वास्तव में पैकेज है जिसमें हम एक साथ प्री की भी फैक्चुअल भी पढ़ रहे होते हैं, हम मेंस में क्या लिखना होता है वो भी देख रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कि विचार कैसे प्रकट करने हैं, डायमेंशन क्या हो सकती है, वो तमाम चीजें भी देखते हैं। तो चलिए लो, तो भाई कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल वाली क्लास में हम किसान आंदोलनों के कारण, विशेषताएं और परिणाम प्रभाव की चर्चा करने की सोची थी, पर हुए केवल कारण ही थे, अपने से विशेषताएं और परिणाम नहीं हो पाए थे। कारण ही खूब सारे हो गए, उनको जब समझाते हैं तब वो घंटे भर का टाइम यार कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। मैं एक बार जल्दी से फटाफट रिवीजन करवा दूं ताकि आज अपने विशेषताएं और परिणाम प्रभाव दोनों ले ले। ये पीपीटी इस पे सेव की हुई थी तो मैं फटाफट इस पे करवा देता हूं आपको। ये मैंने थोड़ा शुरुआत में समझाया था कि राजस्थान में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि खालसा लैंड 40% के आसपास थी जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में थी, और जागीरी लैंड जो थी वो 60% के आसपास में हुआ करती थी जो सामंतों के कंट्रोल में, फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में हुआ करती थी। हमने और पढ़ा कि यदि ईस्टर्न राजस्थान और साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे खालसा लैंड ज्यादा थी, और यदि वेस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे जागीर वाली लैंड ज्यादा थी। मैंने और बताया कि जो खालसा क्षेत्र हुआ करते थे उन खालसा क्षेत्रों में तो भूमि बंदोबस्त हो गए थे और नकदी के अंदर लगान लिया जाता था, और जागीर वाले क्षेत्र थे उनमें भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था, उनमें फसल या कमोडिटी या जिन्स के रूप में ही लगान या टैक्स जो था वो लिया जाता था। हमने और पढ़ा कि अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था ये हो गई थी कि सबसे ऊपर अंग्रेज, उनके नीचे राजा, उनके नीचे सामंत, फिर किसान। तो किसान एक ट्रिपल कंट्रोल के अंदर फंस के रह गया था। मैंने और बताया था कि जहां पूरे भारत में बाकी जगह अंग्रेजों ने राजाओं को और सामंतों को, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया था, बल्कि यहां पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो था उसने लोकल फ्यूडलिज्म के साथ में साठ गांठ कर ली थी, गठबंधन कर लिया था, अलायंस कर लिया था, कोलोबरेशन कर लिया था। कारण अब शुरू किया हमने, भू राजस्व कारण होगा। भू राजस्व में क्या हो सकता है? भू राजस्व ज्यादा था, जागीरदार टाइम टू टाइम पर बढ़ा दिया करते थे उसको, जब जी में आती तब अप्रत्याशित वृद्धि हो जाया करती। फिर खालसा वाले क्षेत्रों में नकदी में लेते तो किसान जो थे वो साहूकारों के चंगुल में फंस गए। साध प्रथा थी जिसके तहत ये कहा गया कि भाई महाजन को वहां पर उत्तरदायी किया गया कि नकदी के अंदर ही आना चाहिए, तेरी गारंटी है यहाँ पर।
फिर वो मनमाने पैसों पर ब्याज लगाया करता था, किसान उसमें फंस के रह गए थे। अकाल के टाइम में भी कोई भी रियायत वगैरह नहीं दी जाया करती थी। असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि की तरह लगान लगा दिया करते थे। दोनों देख लो, शेखावाटी वाले में ये केस हुआ था, उधर बिजोलिया वाले में तो केस ही बड़ा जोरदार हुआ, ट्रेंच उल्टा पुल्टा ही कर गया, असिंचित पे सिंचित वाला लगा गया, सिंचित वाले पे असिंचित वाला लगा गया। ये सब चीजें थी। लाटा कुंता हमने पढ़ाई, जिसको लुटेरी व्यवस्था ही बोलने लग गए थे लोग। भू राजस्व तो था, अन्य लाग बागें खूब हो गई थी। इवन कि वो यदि एक एक अलग अलग रियासतों की सारी यूं लिखनी शुरू कर दें तो कोई 300 के आसपास तक पहुंच जाया करती थी। बेगार फोर्सफुली लेबर लिया करते थे। पहले जो सामंत थे वो राजाओं को सेवा सर्विसेज दिया करते, इसको चाकरी बोलते। अब राजाओं ने कहा हम तो ये सर्विस नहीं लेंगे, इसके बदले में रोकड़ दो, केस दो। अब केस कहां से लाए? तो सामंत ने किसानों पे टैक्स बढ़ा दिए। फाइनली मार किसके पड़नी थी? किसानों के पड़नी थी उसे। अंग्रेजों का जब ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, व्यापार वाणिज्य का उनका प्रसार हुआ, एक्सपांशन किया ट्रेड का, तो हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दी। तो वहां वाले जो लोग हैं वो किधर जाएंगे? तो वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर की तरफ आ गए थे। तो एग्रीकल्चर पे भार और बढ़ गया था। फसल का बाजार भाव कम ज्यादा होता तो इससे किसानों को बहुत प्रभाव पड़ा करता था किसानों पे, क्योंकि यदि फसल का भाव अधिक हो जाता पर इससे किसान को फायदा नहीं होता, क्योंकि जागीरदार जो था वो लगान जिन्स के रूप में लेता, कमोडिटी के रूप में लेता, और यदि कम हो जाता तो उसकी जो बचत पड़ी है वो एकदम कम हो जाया करती थी, तो उसको नुकसान हो गया। राजा और सामंतों ने जब अपना अस्तित्व ही अंग्रेजों पर डिपेंड कर लिया था तो उन्होंने अब जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। राजा और सामंतों में वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत बढ़ रही थी, उनके जीवन में लग्जरी आने शुरू हो गई थी, धातु मुद्रा पर उनकी निर्भरता बढ़ रही थी। इन सब चीजों के लिए ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अपने आप में किसान विद्रोह करेंगे। अफीम की खेती से नकदी मिलती थी, अफीम की खेती बंद कर दी गई। तो देख लो उदयपुर के जाट किसानों का जो आंदोलन है उसका कारण यही था, अपने आप में एक बड़ा कारण ये था। और फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में चौरी कर, तलवार बंधाई, जकात कर, राजपूत ब्राह्मण किसानों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए। इन सब चीजों की वजह से भी किसानों ने आंदोलन किया था। याद रखना भैया ना, ये चीजें ये टिप्स पे होनी चाहिए, आपको मजा आना चाहिए इनके अंदर। यार ये 10 बातें हैं, देखो फैक्ट किसी को भी याद हो जाते हैं। मैंने जितने बताए हो सकता आप इनसे भी ज्यादा याद कर लो। आपसे भी कोई तीसरे तिवाड़े और पहुंचे, वो आपसे भी ज्यादा याद कर लें। परफेक्ट याद करने में कतई कोई महानता नहीं है। फैक्ट कम भी याद होंगे तो चलेगा। ये वाली जो चीजें है ना, ये वास्तव में जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो ये है। फैक्ट तो कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा आपसे ज्यादा जानता होगा। एमआर साहब की जितनी तैयारी करते हैं उन सबके भी फैक्ट आपकी तुलना में ज्यादा ही हो जाते हैं। पर अपने इधर ये चीजें, कारण, परिणाम, विशेषताएं, ये चीजें याद होनी ज्यादा जरूरी होती है। इनसे आपका मेंस अच्छा आ जाता है, इनसे आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, इनसे आप इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे जवाब दे पाते हो। तो इन पे फोकस किया करें। आप वही ताबरोंगी सी बातें करते रहते हो, ये आदमी कौन था, इसका नाम बता दो, इसका सन बता दो, इधर ज्यादा ध्यान दिया करें। ये याद होगा तो ज्यादा मजा आएगा। अब अपने आगे पढ़ लेते हैं ना, तो अब इसी में आगे पढ़ा देता हूं मैं। विशेषताएं है ना, 2 चीज विशेषताएं पढ़ लेते हैं। लो पहले रहे थे पिछली क्लास में, हमने 2 क्लासों में किसान आंदोलनों के कारण पढ़े, उनकी विशेषताएं पढ़ी और उनके प्रभाव पढ़े। वैसे देखो मैंने वो 2-2, 3-3 बार आपकी रिवीजन उस टाइम साथ में बोल के करवा दिया था, फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको और चीजें बता दूं, उनका मैं और रिवीजन करा दूं। तो हम पहले पढ़ रहे थे कि किसान आंदोलनों के कारण क्या रहे थे, कि किन वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिए थे। मोटी चीज हमने पढ़ी कि सबसे पहला तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ज्यादा होता था, समय समय पर बढ़ा दिया जाता, लाटा कुंता लगता था उसके अंदर, अकाल के टाइम में भी कोई भी छूट नहीं दी जाती, सिंचित भूमि और असिंचित भूमि का जो कर था उसका विभाजन भी बहुत अजीब सा कर दिया गया था। इस वजह से किसान परेशान थे। फिर हमने और पढ़ा कि लाग बाग जो लागतें थी उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाया करती थी, कई राज्यों में तो उनकी संख्या 300 तक पहुंच गई थी, बेगार ली जाती थी, इस वजह से भी किसान परेशान थे। उनके साथ जातीय भेदभाव या सामाजिक असमानता की जाती थी, उस वजह से भी वो परेशान थे। जागीरी क्षेत्रों में तो भूमि बंदोबस्त भी नहीं किया गया था, और जागीरी क्षेत्रों के अंदर तो लगान था वो जिन्स के में लिया जाता था अभी तक भी। इसलिए भूमि का फसल का यदि बाजार भाव कम ज्यादा होता तो उससे भी किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था, उल्टा वो घाटे में ही रहते। यदि लगान वो आपके फसल का बाजार भाव बढ़ भी गया तो भी लगान तो आपका फसल के रूप में लिया जा रहा है, फायदा नहीं है आपका, और कम हो गया तो उनकी जो बचत हुआ करती थी उसका मूल्य
कम हो जाया करता था। इस वजह से किसान बड़े परेशान रहा करते थे। और फिर चूंकि जो चाकरी थी जागीरदारों की, उसको रोकड़ के अंदर तब्दील कर दिया गया था, इसलिए जागीरदारों ने नए नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। सामंतों और जागीरदारों ने अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर ही डिपेंड कर लिया था, किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई थी, पाश्चात्य जीवन शैली आ गई थी, विलासिता बढ़ गई थी, अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिलना शुरू हो गया, धातु मुद्रा पर निर्भरता बढ़ने लग गई थी, इसलिए भी वो लोग टैक्स नए नए बढ़ाने लग गए थे। एक बड़ी समस्या यह हुई कि जब कुटीर उद्योग धंधे खत्म हुए तो उनका सारा का सारा जो लोड था वो खेती की तरफ आ गया। इस वजह से भी शोषण की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी। कल हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, हमने पढ़ी कि जागीरी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा हुए थे। वो कारण भी हम जानते हैं, क्योंकि जागीरी क्षेत्रों में लागतें ज्यादा थी, बेगार ज्यादा थी, भूमि बंदोबस्त नहीं हुए थे, न्याय व्यवस्था का कोई संस्थागत ढांचा विकसित नहीं हो पाया था अभी तक, इसलिए खालसा में कम हुए और जागीरी क्षेत्रों के अंदर ये आंदोलन थोड़े से ज्यादा हुए थे। हमने और इनकी विशेषताएं पढ़ी कि इन आंदोलनों का नेतृत्व ज्यादातर बाहर के लोगों द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, यासीन खां, ठाकुर देशराज, सर छोटूराम चौधरी जैसे लोग जो बाहर के लोग थे उन्होंने किया। हमने और पढ़ा कि इन आंदोलनों में आर्य समाज की जो सामाजिक चेतना थी उसने भी बड़ा असर डाला था, जैसे बीकानेर और शेखावाटी। पूंजीपतियों का बड़ा योगदान रहा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज जैसे लोग। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, जैसे अंजना देवी चौधरी, आपकी किशोरी देवी, उत्तमा देवी जैसी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। समाचार पत्र और जो अपने संगठन थे उनकी बड़ी जोरदार सी भूमिका रही थी इसके अंदर। तो ये कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ी जो अपने यहाँ के किसान आंदोलनों में देखने को मिलती है। एक विशेषता वो जातीय पंचायतें, क्योंकि किसानों को बहिष्कार का भय रहता था, इसलिए जातीय पंचायतों के माध्यम से आंदोलन किए गए। प्रजामंडलों ने अपना सपोर्ट किया था इन सबको, इन्होंने सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फिर हमने पढ़े उसके बाद परिणाम ये थे कि इनकी वजह से जागीरदारी उन्मूलन हुआ और किसान को उसकी भूमि का हक मिला। वास्तव में तो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था, तो प्रजामंडलों को भी इनकी वजह से बहुत समर्थन मिला। राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ में हमारा जुड़ाव विकसित हुआ था, उससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। लोगों के समझ के अंदर आई कि हमारा देश भारत है। कालांतर में लोकतंत्र की स्थापना में भी इस विषय का बहुत बड़ा महत्व रहा। विमेन एम्पावरमेंट हुआ था और आपके समाचार पत्रों वगैरह की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, उसको भी बढ़ावा मिला था। आज हम पूरा एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन क्या थे उनके बारे में देखते हैं। ट्राइबल मूवमेंट। मैं पहले इस शब्द को थोड़ा सा बताना चाहूं कि हम जनजाति किसको कहते हैं। सिंपल सा सुन लो, वे लोग जो जंगलों के अंदर रहा करते थे, जिनका बाहर के जीवन से, बाहर के जनजीवन से, बाहर के लोगों से कांटेक्ट बहुत कम था, ऐसे लोगों को देश की आजादी के बाद में हमने अनुसूचित जनजाति समूह के अंदर रखा है। एसटी शेड्यूल ट्राइब वाला जो सेक्टर है उसके अंदर रखा हुआ है। वो अपने जंगल की दुनिया के अंदर मस्त थे, वहां अपने तरीके की खेती कर लिया करते, फल फूल, गोंद, शहद, कंद, मूल ये सब प्राप्त कर लिया करते थे। उनको लगता था कि बाहर नहीं जाना, बाहर वालों को लगता था कि अंदर नहीं जाना। बाहर वालों को लगता था जंगल में शेर है इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, मुझे लगता था अंदर वालों को लगता था कि बाहर शेर है इसलिए अपने को तो अंदर नहीं जाना है। इसलिए ज्यादा कोई जुड़ाव इन लोगों के बीच में था नहीं। वो अपने जंगल के अंदर मस्त, बाहर वाले अपने बाहर मस्त हुआ करते थे। और वो जनजातियां जंगल में रहा करती थी। खूब सारे अलग अलग जनजातियां थी। हम कल्चर में पूरा जनजातियों का टॉपिक है, वहां पर इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। पर जब अंग्रेज आए देश के अंदर, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा रुपए चाहिए थे, व्यापारी थे, बाणिये थे भाई। इस मामले में रुपए कहां से मिलेंगे? जब टैक्स लगाओगे। टैक्स कहां से आएगा? तो जब खेती होगी। खेती कहां से होगी? जब खूब सारी जमीन होगी। जब उन्होंने अपने राजाओं को कहा कि भाई हमें ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा टैक्स दो, तो राजा उनका दे कहां से? जितनी जमीन है उस पर टैक्स लगा दिया। तो अंग्रेजों ने कहा यार जमीन खूब पड़ी है, जंगल पड़े, इनको काट के खेती करो नहीं यहाँ पे। तो जंगल काटे जाने लगे, और जब जंगल काटे गए तो अंदर रहने वाले लोगों का बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट हुआ। जब जंगल काटे जाने लगे तो अंदर वाले लोगों को कहा गया कि अब तुम अपने तरीके से नहीं रहोगे, अब तुम्हें हमारे तरीके से रहना पड़ेगा। तुम अपनी खेती नहीं करोगे, हमारी तरह से तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। हम जो चीजें बताएंगे वो तुम्हें करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों की वजह से भीलों ने आंदोलन कर दिए थे, या जो भी जनजातियां थी, भील और मीणाओं के बेसिकली हम आंदोलन पढ़ेंगे, उन लोगों ने आंदोलन कर दिए थे।